जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मैं आर.के. सर। हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों में आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार हम इससे पहले दो पढ़ चुके हैं। विधि के समझ, समता या समानता, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे देश ने हमको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और समानताएं किस प्रकार की होंगी ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक दो मूल अधिकार पढ़े हैं। तो ये भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं इन्हें मूल अधिकार कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा मूल अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो आज हम तीसरा मूल अधिकार पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कायम रखिए। पिछले लेक्चर आप देखते रहिए। आज का जो लेक्चर है बहुत बेहतरीन है। यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, पिछले लेक्चर से भी बनते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेते हैं उपाधियों का अंत किसमें किया गया है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उपाधियों का अंत। ठीक है, 18 में किया गया है। छुआछूत का पूछ लें, स्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है, तो छुआछूत का अंत आपको पता है किसमें किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लियरिटी के साथ। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना। ठीक, अब देखिए जरा आगे। आज का जो मूल अधिकार है हमारा वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद अगर पूछ लें कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद है 23 से 24। क्लियर, अनुच्छेद है 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 से 24 में किसका वर्णन किया गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय फंडामेंटल तीसरा है, यानी थर्ड मूल अधिकार है, और इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 23 से 24, 23 आएगा फिर 24 आएगा। 23 में देखिए क्या क्या बताया गया है। 23 में बताया गया पहले मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार एक हो गया। तीसरा है बेगार, दूसरा बेगार, और तीसरा है बलात्श्रम। बलात्श्रम का निषेध। बलात्श्रम का निषेध। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 23 से 24 में इसे रखा गया है, और 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम। ये है क्या, पहले समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, ये है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार ये है कि जैसे कि बहुत सारे, जब पहले इतिहास में हम लोग चलते हैं, मुगल वंश था, तो मुगल वंश में पहले क्या होती थी, जैसे आजकल मार्केट लगती है, बाजार में आप जाते हैं आटा चावल खरीदते हैं, वैसे ही पहले मार्केट में जब आप जाते थे तो आप इंसान, ठीक है, मानव बेचे जाते थे। पुरुष स्त्रियों का व्यापार होता था। ठीक है, तो उनको क्या होता, बच्चों का व्यापार होता, जैसे बच्चों का व्यापार हो गया, बच्चे खरीद लिए गए बच्चों। ठीक है, खरीदने के बाद उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाई जा रही है। तो एक इसमें बताया गया है मानव दुर्व्यापार। अगर अब ऐसा हुआ संविधान लागू होने के बाद तो ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होता है। बेगार का मतलब ये है कि बेगार क्या होता है, समझ लीजिए। बेगार ये होता है कि कोई अगर काम करना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा के अनुसार, ठीक है, उससे उसकी इच्छा के मर्जी के बिना आपने उससे काम करवाया, तो ये भी एक अपराध होता है। या फिर उसकी इच्छा के अनुसार आपने काम करवाया, जो मजदूरी बनी वो आपने नहीं दिया, ये भी आपका क्या होगा, एक अपराध होगा। ये बेगार में आता है। ठीक है, बलात्श्रम का निषेध क्या होता है, बलात्श्रम ये होता है जैसे कोई जमींदार है और दूसरा छोटा किसान है, उसने जमींदार से, साहूकार से पैसे ले लिए, और पैसे के बाद में जब उसने पैसे अदा नहीं कर पाए तो उससे क्या हुआ कि आप आके हमारे मजदूरी करिए, और जब वो मजदूरी करता है तो कहते हैं तो ब्याज आया, अब असल अभी बाकी है। ठीक है, तो उसका बेटा भी वही मजदूरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलात्श्रम का निषेध कहते हैं। इस पे सब पे क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, अगला है 24 में। 24 अनुच्छेद में कहा गया है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें इतने प्रकार के शोषण अगर कोई करता है तो वो अपराध है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें
कारखाने, ठीक है, कारखाने कोयले की खानों में काम कराने के लिए प्रतिबंध किया गया है। इसमें बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो बच्चे जब पढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे तो देश के नागरिक बनेंगे, और जब देश के नागरिक बनेंगे तो क्या होता है, देश के जब नागरिक बनेंगे तो देश के योगदान में हिस्सा लेंगे। देखिए, जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं, 14 वर्ष से कम के, तो उनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। अगर उन्हें कारखाने आदि में काम पे लगाएंगे तो उन्हें चोट लग सकती है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए भेजें और देश का नागरिक बनाएं। ये बताया गया है 24 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, कारखाने या कोयले की खानों में, ठीक है, काम पे लगाने के लिए अपराध है, ठीक है, कोयले की खानों में, ठीक है, श्रम के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, अपराध माना जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगा। माता पिता का उनके दायित्व है बच्चों का कि वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से तैयार करें और स्कूल भेजें, ठीक है। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 24 में। तो एक बार समझ लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार क्या होता है, मानव की क्रय बिक्री नहीं होगी, इस पे अपराध है। बेगार का मतलब आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते हैं। बलात्श्रम का मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, इस पे अपराध है। 24 में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों, कोयले की खानों में श्रम या काम पे नहीं लगाया जा सकता, ये एक अपराध है। छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी विकास की बुद्धि पर होते हैं, जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे देश के नागरिक बनेंगे, फिर देश में इनका योगदान रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आगे देखिए, अगला मूल अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर। देखिए, अगला जो मूल अधिकार है वो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। अगर आपसे पूछ लिया जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक वर्णन किया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से 28 में किया गया है। इसमें बताया गया कि अगर आप वयस्क हैं, 25, ठीक है, 25 में बताया गया है, अनुच्छेद 25 में, अगर आप वयस्क हैं, आपकी एज 18 साल है, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म में दिए हुए कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये किसमें कहा गया है, 25 में। तो ध्यान दीजिए जरा, अनुच्छेद 25 इंपॉर्टेंट है, 26, 27 और 28, ठीक है। ये देखिए, इन तीनों में धर्म प्रचार के बारे में बताया गया है, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो समझ लीजिए। अनुच्छेद 25 में बताया गया कि अगर आप वयस्क हैं, 18 साल के नागरिक हैं, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसकी शिक्षाओं पे, उसकी मान्यताओं पे आप चल सकते हैं, ठीक है। ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 25 में। और देखिए, धर्म के साथ आप किसी भी हथियार को लेकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन भारत में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी हैं भारत में, किसी को कोई हथियार धर्म के साथ चलने का अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान ने सिख धर्म को, देखिए 5 जो कक्कड़ थे, उनमें से केस, कंघा, कड़ा, कृपाल, ठीक है, और कच्छा। तो कृपाण जो है सिख धर्म में अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण रखने की सिख धर्म को स्वतंत्रता है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण क्या मतलब ये होता है कि हमारा किसी मानव से क्या व्यवहार है, इसमें राज्य सरकार तो हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन हमारा ईश्वर से किस रूप में क्या व्यवहार है, कैसे, मतलब ईश्वर से हम मान्यता है, क्या लगाव है, ये राज्य सरकार, भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है 25 का में कि सिख जो हैं, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है,
कृपाण रखने की स्वतंत्रता। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, बनता है, ठीक है। हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और आगे जो बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 25 का में बताया गया है सिक्कों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है और वो भी 6 इंच ही होना चाहिए। कितना? 6 इंच। तलवार लेकर नहीं चल सकते हैं। अब देखिए 26 में बताया गया है कि आप धार्मिक स्वतंत्र, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा परीक्षा में, लेकिन समझ लीजिए 26 में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 27 में बताया गया है किसी भी धर्म को मानने के लिए उससे पैसा या शुल्क जो भी दिया जाता है, आप उसके लिए बाध्य नहीं हैं, चाहे तो दें चाहे तो ना दें। और इसमें देखिए 28 में बताया गया है कि अगर कोई धार्मिक स्थल है वहाँ धार्मिक शिक्षाएं दे सकती हैं, मिल सकती हैं, ये स्वतंत्रता रहेगी। ये 28 में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है और उसमें से 25, 26, 27, 28, 25 में 25 का के तहत अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके तहत 25 का में सिखों को कृपाण रखने की अनुमति दी गई है, ठीक है, संविधान के द्वारा। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला, अगला जो फंडामेंटल राइट है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लें कहाँ तक वर्णन है, तो अनुच्छेद है 29 से 30 तक। कहाँ तक वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसमें क्या अधिकार है? देखिए 2 ही अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद है आपका 29 और दूसरा है 30। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 29 में कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये क्या है? अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान किया जाएगा, विशेष प्रावधान। तो अगर आपसे पूछ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में ज़्यादातर आता है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो 29 में। हमारे देश में जो अल्प मात्रा में लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 30 में बताया गया है उन्हें शिक्षा या रोजगार, ठीक है, स्थापित करने की स्वतंत्रता है। 30 में बताया गया। देखिए जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान 29 में किया गया है। शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने के स्थापित या शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए विशेष प्रावधान उनको 30 में दिया गया है। तो हमारा क्या हो गया? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ठीक है, ये हमारा 5वां मूल अधिकार है। 29 में बताया गया है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, 30 में बताया गया है शिक्षा या रोजगार स्थापित करने का, ठीक है, स्वतंत्रता दी गई है किसको? अल्पसंख्यकों को। तो ये था हमारा 5वां मूल अधिकार। छठा देखिए, देखिए छठा हमारा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगला मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद है 32। अब ध्यान दीजिए, उपचार, इससे पहले जो हम 5 मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई भी दिक्कत या समस्या आती है या समाज में या सरकार से आपको न्याय नहीं मिलता है, तो ध्यान दीजिए संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उन सब का उपचार होगा। तो ध्यान दीजिए अनुच्छेद 32 में, किसमें? अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि जो आपके 5 मूल अधिकार आगे आप पढ़ चुके हैं उनका अगर हनन होता है
तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है या न्यायपालिका है। देखिए आगे, संवैधानिक उपचार जो हैं इसे भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर ने, किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। नोट बना के लिख लीजिए, परीक्षा में बहुत आता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 मूल अधिकार को, ठीक है, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है किसी, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर आपके उपरोक्त यानी उससे पहले जो 5 मूल अधिकार आपने पढ़ लिया है उनमें से किसी भी मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। कहाँ दायर कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका या किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में याचिका मूल अधिकारों के प्रति दायर की जा सकती है। तो 226 सुप्रीम कोर्ट में, तो 32, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 32 में। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसमें अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप देखिए 5 प्रकार की रिटियां या याचिकाएं दायर कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5। वो पांचों के नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली जो हमारी याचिका होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होगी परमादेश, इसके तहत आप याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरी होगी प्रतिषेध, ठीक है। चौथी होगी अधिकार परीक्षा। कितनी हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। और कौन होगी? उत्प्रेषण, ध्यान रखिएगा। इतने प्रकार से याचिकाएं आप दायर कर सकते हैं। कहाँ? ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, ठीक है। और आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार से कितने प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकते हैं? तो 5 प्रकार की। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे थोड़ा सा, अभी देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में हमने पढ़ा है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। लेकिन हमने 12 और 13 में आपको बताया था भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनकी परिभाषा दी हुई है और राज्य की परिभाषा दी हुई है। और यहाँ तक आपने पढ़ा है केवल 32 तक। अनुच्छेद आपके 3 जो निष्क्रिय हैं वो भी आपने नहीं पढ़ा है। 32 के बाद 33, 34, 35, वर्णन 35 तक है और लिखित में 32 तक आता है। तो 33, 34, 35 में क्या, ये भी देख लीजिए, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका अंतिम मूल अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर उपरोक्त यानी इससे पहले जो मूल अधिकार आपने पढ़े हैं उनका कोई हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिकाएं 5 प्रकार से दायर कर सकते हैं। तो आगे देखिए अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, ठीक है। 33 में बताया गया है जो सशस्त्र बल हैं भारत के, सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल नहीं होते हैं जैसे, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान है। सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों का विशेष प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें 33 में बताया गया है। 34 में बताया गया है, देखिए 34 में बताया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत बताया गया है कि देश में अगर राष्ट्रीय आपात या आपातकाल लगा हुआ है तो अनुच्छेद 34 के तहत देखिए 20 और 21 अनुच्छेद का हनन नहीं किया जाएगा।
हनन कौन नहीं करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो 20 और 21 जो अनुच्छेद होते हैं वो किसी भी माने पे उनका हनन नहीं होता है। ये 34 में बताया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में बताया गया था। ठीक है, 35 में बताया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती हो। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को, ठीक है, जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती हो, कम करती हो। तो एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए 33 में बताया गया सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों का विशेष प्रावधान किया गया है। 34 में बताया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कि 20 और 21 मूल अधिकारों, सभी मूल अधिकारों का हनन राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन 20 और 21 अनुच्छेद का हनन राष्ट्रपति नहीं करेगा। 35 में बताया गया है 35 में बताया गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज देखिए हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी, और अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आपके ये अधिकार हैं, इन्हें आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में वीडियो का लिंक भी शेयर करें, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अच्छी से अच्छी तैयारी करें, और बेहतर से बेहतर सिलेक्शन लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे, जय भारत।